हेलो बच्चों। अब हम लोग जो है क्लास 10th के टॉपिक को आगे प्रोसीड करेंगे। और मैंने लास्ट टाइम आपको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी पढ़ाया था और उससे रिलेटेड उसके यूनिट और डिफिनेशन को भी मैंने बताया था। आज जो है कुछ इंपॉर्टेंट नोट है उससे रिलेटेड, आज हम लोग उसको प्रोसीड करेंगे। ओके, नाउ आप नोट डालिए और नोट डाल करके उसमें आगे हम लोग पढ़ते हैं। नोट देखिए बच्चों, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेसिस्टिविटी। पहली बात तो आपने देखिए अभी फार्मूला पढ़ा था, R इक्वल टू रो एल बाई ए पढ़ा था। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो रो इक्वल टू आर ए बाई क्या हो जाएगा, यल हो जाएगा। ओके, इससे आपको ये समझ में आ रहा कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे डिपेंड कर रहा है और उसके कंडक्टर के लेंथ पर डिपेंड कर रहा है। जबकि बच्चों ऐसा नहीं होता है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इसका मतलब प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल का मतलब हुआ कि वह जो मटेरियल वो किसका बना है, आयरन का बना है कि कॉपर का बना है कि एल्युमिनियम का बना है, ये इस बात के ऊपर डिपेंड करता है। बल्कि इस बात के ऊपर डिपेंड नहीं करता है कि उस कंडक्टर का एरिया कितना है और उसकी लेंथ क्या है। जबकि आप फार्मूले आप देख भी रहे हो कि रो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। बच्चों जबकि ऐसा नहीं होता, यही इसका कॉन्सेप्ट है। तो आप नोट में लिखेंगे, नोट में पहला पॉइंट आइए, नोट में फर्स्ट पॉइंट नोट में लिखिए, लिखिए स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, इज द प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल। इट डज नॉट डिपेंड ऑन, it does not depend on cross sectional area of conductor, cross sectional area of conductor and length of the conductor, and length of the conductor. Line change. It is only depend on the, it is only depend on the temperature of the conductor, temperature of the conductor। केवल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है बच्चों, बाकी लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अगर क्वेश्चन में आता है कि किसी कंडक्टर के लेंथ को 2 टाइम कर दिया जाता है, एरिया को हाफ कर दिया जाता है, तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कितना होगा, तो आप क्या बताओगे? देयर इज नो इफेक्ट। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जो पहले था वही स्पेसिफिक रेजिस्टेंस अब भी रहेगा। बेशक मैंने आपको बताया कि वह लेंथ के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन फार्मूले में तो दिखाई दे रहा है। लेकिन कॉन्सेप्ट ये कहता है कि लेंथ और एरिया कुछ भी कर दिया जाए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अंडरस्टैंड? नाउ सेकंड कॉन्सेप्ट। अब देखिए नोट में सेकंड पॉइंट आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको मैं पूरा डिराइव करके आपको बताता हूं, जरा ध्यान से समझिएगा बच्चों। आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि जैसे कोई कंडक्टर है और उस कंडक्टर की जो है लेंथ हमने 2 टाइम कर दिया गया, उस कंडक्टर की लेंथ को कितना कर दिया गया, 2 टाइम कर दिया गया। तो आपको बताना है कि व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस, उसका नया रेजिस्टेंस क्या होगा। मतलब जैसे पहले ध्यान से समझिए, जैसे मान लीजिए बच्चों ये कंडक्टर है, बहुत गौर से समझिए, ये कोई कंडक्टर है, ठीक है, जो एल लेंथ का है। कितने लेंथ का है? एल लेंथ का है, ठीक। और इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका रेजिस्टेंस क्या है, आर। और हमने इसको एन टाइम खींच दिया, तो जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा थिन हो जाएगा, ये देखिए थिन हो गया। और लेंथ इसका जो है कितना टाइम खींच दिया, एन टाइम खींच दिया। तो अगर लेंथ पहले यल था
जब उसको n टाइम हम उसको खींचेंगे तो कितना हो जाएगा, मतलब NL हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो हमसे पूछ रहा कि इस कंडीशन में न्यू रेजिस्टेंस क्या होगा, व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडीशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ये फाइंड करेंगे बच्चों कि मास जो इस कंडक्टर का होगा वही मास इस कंडक्टर का होगा, यानी दोनों का मास क्या होगा, सिमिलर होगा, यानी m1 इक्वल टू क्या होगा, m2। मैं एक एक बारीकियों से आपको समझाता हूं। और मास इक्वल टू आपको पता होना चाहिए, मास इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी होता है। तो इसका वॉल्यूम V1 इंटू डेंसिटी D बराबर वॉल्यूम V2 इंटू डेंसिटी D। डेंसिटी का मतलब है अगर ये आयरन है तो आप जब इसको खींचोगे तो आयरन ही रहेगा ना, कॉपर तो नहीं बन जाएगा, इसलिए डेंसिटी दोनों का क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा। वॉल्यूम चेंज हो सकता है, तो देखिए कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया। तो वॉल्यूम बचा आपका, वॉल्यूम V1 इक्वल टू क्या बचा, V2 बचा। अब वॉल्यूम यहां पर वॉल्यूम जो होता है एरिया इंटू लेंथ इज इक्वल टू एरिया इंटू लेंथ हो गया, क्लियर। अच्छा, अब इसका एरिया तो हमको पता नहीं है, लेकिन लेंथ तो पता है ना, यल है, इनिशियल कंडीशन में यल लेंथ है। इसका एरिया हमको नहीं पता, लेकिन लेंथ तो पता है NL। तो बताइए L से L क्या हो गया, कैंसिल। तो बताइए बच्चों आपको यहां पर क्या मिल गया, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2 इक्वल टू N बाई क्या मिला, 1 मिला। क्लियर बच्चों, समझ में आया कितना मिला, यहां पे N अपॉन 1 मिल गया। तो अब क्या इससे इंडिकेट हो रहा है, इससे इंडिकेट ये हो रहा है कि हमको एरिया का रेशियो मिल गया। अब आइए अपने फार्मूले पे, हमारा फार्मूला क्या है बच्चों, R इक्वल टू रो L बाई A। अब देखिए इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट लगेगा और आप उसके कॉन्सेप्ट को ध्यान से करेंगे। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है क्या करेंगे, R1 अपॉन R2। रो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस केवल मटेरियल पे डिपेंड करता है कि कॉपर है कि आयरन है कि क्या है। जब दोनों हमारे आयरन है, जब दोनों आयरन है तो रो की वैल्यू दोनों के लिए सेम हो जाएगी, तो रो से रो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, L1 अपॉन L2 इंटू A2 अपॉन क्या होगा, A1। डायरेक्टली इनवर्सली बार बार बता चुका हूं, बार बार नहीं बताऊंगा। R1 की वैल्यू कितना है, R है। R2 की वैल्यू हमारा R डैश है। L1 की वैल्यू हमारा L है। L2 की वैल्यू हमारा NL है इंटू A2 अपान A1। तो बच्चों यहां पर देखिए, यहां पर आप देखिए A1 अपान A2 इक्वल टू N अपान 1 है। तो इसी को अगर हम इंटरचेंज कर दें कि A2 बाई A1 कितना होगा, तो 1 बाई N नहीं हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा। तो अब यहां पर आप A2 अपान A1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 बाई N होगा। देखिए बच्चों L से L कैंसिल हो गया। अब यहां से क्या हुआ, R अपान R डैश इक्वल टू 1 अपान N स्क्वायर हो गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो R डैश इक्वल टू N स्क्वायर इंटू R। वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। ओके बच्चों, तो इस तरीके से आपको ये जो फार्मूला मिल गया R डैश इक्वल टू N स्क्वायर इंटू R। बाय द वे, अगर आपको क्वेश्चन में दिया है कि कोई कंडक्टर है जिसका रेजिस्टेंस जो है 10 ओम है और उसकी लेंथ को 2 टाइम इंक्रीज कर दिया गया, तो बताइए न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा बच्चों। तो फार्मूला आप लगा दोगे R डैश इक्वल टू N स्क्वायर इंटू R। तो N की जगह 2 टाइम रखोगे तो 2 का स्क्वायर करोगे 4 और R इनिशियल कितना है 10, तो 40 आ जाएगा। तो न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 40। तो इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल बनता है बोर्ड में क्लास 10th में। ओके, पॉज करके इसको आप नोट कर सकते हैं, कॉन्सेप्ट में पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। ये कंडीशन कब है, जब लेंथ को इंक्रीमेंट किया गया, ऑन इन किया, ऐसा नंबर 2 डाल करके आप लिख सकते हैं। नंबर 2 डालिए, नोट में ही चल रहा, नंबर 2 लिखिए। ऑन इंक्रीजिंग, लिखिए ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर देन न्यू रेजिस्टेंस विल बी, ऐसे लिखिए नंबर 2 डाल के, ऑन इंक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ ऑफ द कंडक्टर देन न्यू रेजिस्टेंस विल बी। अब पॉज करके डायग्राम बना के पूरा बकायदे नोट कर लीजिए, ठीक है।
ठीक, अब आइए नंबर 3 आइए। अब की बार बच्चों हम लोग एरिया में चेंज लाएंगे। ठीक है, अब तक हमने किसमें चेंज लाया? अब तक हमने किसमें चेंज लाया बच्चों? लेंथ में। अब की बार किसमें लाएंगे? एरिया में। देखिए एरिया का मतलब है अब की बार हम लोग लेंथ को कंसीडर यहां पर नहीं करेंगे। वो देखिए कैसे, जरा देखिए बच्चों ध्यान से समझिए, बहुत इजी है। थोड़ा सा चेंज हम करेंगे। ये देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, इसका रेजिस्टेंस आर हो गया, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए होगा। अब की बार हम लेंथ की बात नहीं करेंगे, अब की बार हम किसकी बात करेंगे? एरिया की बात करेंगे। यहां पर आप कहीं भी ले सकते हैं। ये देखिए क्रॉस सेक्शनल एरिया ए हो गया इसका। ठीक है बच्चों, अब इसके एरिया को हमने बढ़ाया। बढ़ाने का मतलब इसको हम क्या करेंगे? कंप्रेस करेंगे ना, दबा देंगे, ऐसे दबा देंगे, कंप्रेस हो जाएगा। जब बच्चों इसको हमने इसको कंप्रेस कर दिया, ये देखिए देखिए कंप्रेस हो गया ना। कंप्रेस होने पर क्या हो गया बच्चों? एरिया बढ़ गया। तो आपसे पूछ रहा कि इस कंडीशन में न्यू रेजिस्टेंस यानी आर डैश क्या होगा? और एरिया एन इंटू ए हो गया, एन टाइम इंक्रीज कर दिया। अब बताइए कॉन्सेप्ट हमारा तो वही चलेगा, मास दोनों का सेम वही चलेगा, यहां भी वही चलेगा, यहां पर भी वही चलेगा। अब यहां पे थोड़ा सा हमको परिवर्तन करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? देखिए ये चीज हमको यहां पे मिटानी पड़ेगी। यहां देखिए, अब ये और है बेटा, और का मतलब होता है अगला स्टेप। ठीक है, और का मतलब ये नहीं समझिए कि मैंने यहां पे क्या कर दिया। ए वन का वैल्यू बच्चों कितना है? ए इंटू L1 नहीं पता, L1 पता कर लेते हैं। A2 की वैल्यू कितना है? यानी इंटू क्या हो गया? L2। ए से क्या हो गया? कैंसिल। तो यहां से आपको क्या मिला? L1 अपॉन L2 की वैल्यू n अपॉन 1 मिल गया। ये देखिए L1 अपॉन L2 इक्वल टू n अपॉन 1 मिल गया। अब बच्चों हम लोग यहाँ पे फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला? रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का। देखिए अब यहाँ पे जब फार्मूला लगाएंगे तो हमको यहाँ पे ये चेंज करना पड़ेगा। बाकी सारी कंडीशंस, सारी चीजें जो है आपकी ओके है। ये देखिए R1 जो है आपका बच्चों R हो गया, R2 जो हो गया R डैश हो गया, L1 अपान L2 यहां लिखेंगे n अपान 1, और A2 अपान A1। तो A2 ये है, A1 ये है, तो A2 कितना है बच्चों? Na, और A1 कितना है? A से क्या हो गया? कैंसिल। अब आपको मिल गया R अपान R डैश इक्वल टू n स्क्वायर बाई 1। तो यहां से हम लोग को क्या मिल जाएगा बच्चों? यहां से हमको R डैश यानी न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा? R अपॉन n स्क्वायर। ये देखिए दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये देखिए आपको अगर यहां पे नहीं है, थोड़ा सा बगल में यहां लिख देते हैं, उसमें कैमरे में नहीं आ रहा पूरा, तो आप यहां पर देखिए ये फार्मूला यहां मैं लिख देता हूं। यहां पे क्या हो जाएगा? R डैश इक्वल टू आपका R अपॉन n स्क्वायर। ये देखिए ये फार्मूला आपको मिल गया, R डैश इक्वल टू R अपॉन n स्क्वायर। क्लियर हुआ? फिर से एक बार मैं आपको रिमाइंड करता हूं, कोई कंडक्टर है, अगर उसकी लेंथ को n टाइम इंक्रीज करते हैं तो न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा? R डैश इक्वल टू n स्क्वायर इंटू R, जो कि इसके पहले मैंने अभी बताया। अब की बार क्या है बच्चों? एरिया में मैंने चेंज किया। एरिया को चेंज करने का मतलब एरिया क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका इंक्रीज। जैसे मान लीजिए कंडक्टर है ना, ये इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया यही होता है, यही क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं। और इसको मैंने कंप्रेस कर दिया, दबा दिया। जब दबा देंगे तो ये क्या होगा? इसका एरिया घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। जब एरिया बढ़ेगा तो उसका चेंज आया कि नहीं? एरिया में चेंज आया। जब एरिया में चेंज आया तो कितना टाइम आया? n टाइम। n का मतलब 2 टाइम भी हो सकता है, 3 टाइम भी हो सकता है, 10 टाइम, कुछ भी हो सकता है, लेकिन n टाइम हम उसको कंसीडर कर रहे हैं। n की वैल्यू जैसा रहेगा 2 टाइम 3 टाइम उसको रख देंगे, आंसर आ जाएगा। तो एरिया में हमने कंप्रेस किया तो इसका एरिया क्या हो गया? एरिया क्या हुआ? एरिया हम लोग का बढ़ा। जब एरिया बढ़ा तो उस कंडीशन में अब न्यू रेजिस्टेंस कितना होगा? तो आप में फार्मूला है R डैश इक्वल टू R अपॉन n स्क्वायर। ओके बच्चों, नोट कर लेंगे, पॉज कर। इसमें तीसरा पॉइंट लिखेंगे, लिखिए ऑन इंक्रीजिंग द, तीसरा पॉइंट लिखिए ऑन इंक्रीजिंग द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर, on increasing the cross sectional area of conductor, then new resistance will be, ठीक है बच्चों?
देन न्यू रेजिस्टेंस विल बी। मैं भी अभी आपको न्यूमेरिकल इसके आगे कराऊंगा, आप परेशान बिल्कुल ना होइए, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि इससे रिलेटेड जरा एक आध न्यूमेरिकल करा दूं। एक आध न्यूमेरिकल हम करा देंगे तो थोड़ा सा आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आप उसको समझ भी जाएंगे, ठीक है। तो इसको पास करके आप लोग नोट कर लीजिए, इसको पास करके नोट कर लीजिए। चलिए न्यूमेरिकल इकट्ठे ही कराएंगे हम, अभी टॉपिक चलने देते हैं। पास कर, ओके। चलिए अब हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस से रिलेटेड या रेजिस्टेंस से रिलेटेड हमने कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। अब हम लोग आगे के टॉपिक को चढ़ते हैं। आगे का टॉपिक है, अगला हेडिंग डालेंगे बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। हेडिंग डालिए, हेडिंग क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टेंस नहीं, रजिस्टर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, रजिस्टर्स, ये रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स। आज पे लाइट का बच्चा थोड़ा सा फोकस पड़ रहा है, लेकिन रजिस्टर्स लिखा है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स का मतलब है, आपको मैंने सिंबल रजिस्टर्स का बताया था बच्चों, बोलिए। हाँ, तो अगर आपको रजिस्टर्स का सिंबल बताया था तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो इसमें हम दो तरीके का कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे, एक सीरीज कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। तो पहला हेडिंग डालिए, नंबर 1 सीरीज कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन। हेडिंग डालिए, सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है, सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है कि ऐसे रेजिस्टेंस होंगे जो एक दूसरे के सीरीज, सीरीज का मतलब इंड टू इंड कनेक्शन होगा। इंड टू इंड कनेक्शन का मतलब है, जरा समझिए, जैसे मान लीजिए बच्चों, यहां पर ध्यान से समझेंगे, यहां से थोड़ा सा करते हैं। जैसे मान लीजिए ये रेजिस्टेंस का सिंबल है, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, उसके बाद फिर दूसरा रेजिस्टेंस लगा दिया, उसके बाद तीसरा रेजिस्टेंस लगा दिया। अब इसके टर्मिनल को हमने बच्चों बैटरी या सेल से जोड़ दिया, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे बैटरी से जोड़ दीजिए चाहे सेल से। निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, इसका पोटेंशियल बैटरी का क्या हो गया? V हो गया, इसका पोटेंशियल V हो गया। तो जाहिर सी बात है यहां से करंट फ्लो होगा, ये देखिए करंट फ्लो होगा, यहां से निकलेगा, यहां से बाहर आ जाएगा। और ये देखिए, ये बीच बीच में ये टर्मिनल्स हैं, इसके 3 रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस R1, ये रेजिस्टेंस R2 और ये रेजिस्टेंस R3 हो गया। ये A हो गया टर्मिनल और ये B हो गया, ये बीच में C और ये क्या हो गया? D पॉइंट हो गया। रेजिस्टेंस R1 पर जो पोटेंशियल है वो V1 है, R2 पर जो है वो V2 है और R3 पर क्या है? V3 है। क्लियर हुआ बच्चों? तो इस तरीके से हमने डिफरेंट टर्मिनल पर पोटेंशियल को पता कर लिया, ओके बच्चों। और उसके बाद हमने क्या पता कर लिया? क्या पता कर लिया? यहां पर देखिए ना, R1, R2, R3 को पता कर लिया, ये V1 हो जाएगा इसके टर्मिनल पर, ये V2 हो जाएगा, ये V3 और ये नेट पोटेंशियल हो गया। यानी बैटरी का जो पोटेंशियल है वो इस तरीके से आपका हो जाएगा। थोड़ा सा ठीक है, मतलब तिरछा बन गया है, इससे आप परेशान नहीं, आप सही बनाइएगा डायग्राम। अब कॉन्सेप्ट समझिए, इसमें हम लोग यहां पे क्या लगाएंगे? हम लोग क्या लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। देखिए बच्चों क्या लगाएंगे? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। यहां देखिए हम लोग करते हैं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहता है? V इक्वल टू आई आर। क्या कहता है? V इक्वल टू आई आर। तो V इक्वल टू अगर आई आर कहता है तो फर्स्ट रेजिस्टेंस के लिए, फॉर R1 के लिए, फॉर R1 के लिए क्या होगा? V1 इक्वल टू आई R1। उसके बाद फॉर R2 के लिए V2 इक्वल टू आई R2 एंड फॉर R3 के लिए V3 इक्वल टू क्या होगा? आई R3 होगा। ठीक है,
फॉर R1 के लिए V1 इक्वल टू आई R1, R2 के लिए V2 इक्वल टू आई R2 और फॉर R3 के लिए V3 इक्वल टू आई R3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने रेजिस्टेंस को ऑब्टेन कर लिया। तो व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल? सो दैट टोटल पोटेंशियल हम लोग क्या निकालेंगे बच्चों? टोटल पोटेंशियल निकालेंगे, ठीक है। तो सो दैट टोटल पोटेंशियल, तो टोटल पोटेंशियल में सबको ऐड कर देंगे, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। यहां से V कॉमन, सॉरी V यहां पे आ जाएगा बाहर, यहां पे आइए V1 की वैल्यू कितना है बच्चों? आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। ये देखिए आई R3 हो गया। अब यहां से हम लोग I को कॉमन लेंगे, R1 R2 R3 विच आर इक्वल टू V। अब यहां देखिए V अपॉन आई इक्वल टू R1 R2 R3 हो जाएगा, ठीक है। बोलो बच्चों, समझ में आया यहां तक? डायग्राम बना करके कुछ लिखना नहीं है, सीधे आप नोट करिए। डायग्राम बना करके आप इसको नोट करिए, हेडिंग वेडिंग पूरा डाल दीजिए। चलिए पॉज करके फट से नोट करिए। अब इसको इधर मैं मिटा रहा हूं बच्चों, इधर मिटा रहा हूं। चलिए देखिए, अब बहुत ही गौर से समझिए मैं क्या कह रहा हूं। इफ, यहां से देखिए, इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ, इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ ये जो सर्किट है, सर्किट इज कैपिटल R, सो दैट तो क्या होगा? V अपॉन आई इक्वल टू कैपिटल R होगा। पूरे सर्किट की बात कर रहे हैं, अभी तो आपने R1 R2 R3 के टर्मिनल पे निकाला, अब पूरे सर्किट की बात करेंगे तो नेट हम लोग का रेजिस्टेंस क्या होगा? V अपॉन आई इक्वल टू R, सो दैट R देखिए बच्चों, तो V इक्वल टू आई आर होता है ना, V इक्वल टू आई आर, तो V अपॉन आई इक्वल टू R, तो इसकी जगह रख सकते हैं R। तो R इक्वल टू क्या हुआ? R1 प्लस R2 और प्लस R3। ये देखिए बच्चों, हम लोग ने यहां पर सीरीज कॉम्बिनेशन का नेट वैल्यू ऑब्टेन कर लिया। सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए हम लोग ने रेजिस्टेंस की नेट वैल्यू ऑब्टेन कर ली, जिसकी वैल्यू क्या होती? R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इंड टू इंड कनेक्शन हो गया, इसे सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं, ठीक है बच्चों। तो पॉज करके इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करिए और यहां नोट डाल करके लिखिए। नोट में लिख रहे हैं, यहां नोट में लिखिए, मैं बोल रहा हूं। पॉज करके पहले पूरा नोट कर लो, फिर नोट में लिखिए। लिखिए इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, इन सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस potential on each resistance, potential on each resistance, potential on each resistance is different, but current is same, ये जो मैंने बात आपसे कही, ये सबसे अहम बात है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सभी रेजिस्टेंस पर आपने पोटेंशियल देखा, V1 V2 V3, ये सब क्या है? डिफरेंट है। लेकिन बच्चों उसमें क्या सेम मिला आपको? करंट की वैल्यू आपको क्या मिली? सेम मिली। तो सबसे अहम बात बच्चों यही हो गया आपका, ठीक है। अब चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे तो ये हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन। अब आ जाइए अगला हेडिंग डालिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन। हेडिंग डालिए पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज हो गया, दूसरा हेडिंग है आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल, हेडिंग डालेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल का मतलब होता है इसमें सभी रेजिस्टेंसों के टर्मिनल एक ही पॉइंट से अटैच होंगे। उसमें इंड टू इंड था, इंड का मतलब एक रेजिस्टेंस का टर्मिनल दूसरे रेजिस्टेंस के टर्मिनल से था। लेकिन अब बच्चों यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट आ गया है कंडीशन। आप देखें, ये देखिए यहां पे आपने क्या, सबसे अहम थोड़ा सा और मैं बड़ा बना देता हूं और अच्छे से थोड़ा सा आपको बना दे ताकि समझ में आ जाए। बड़ा था, ये देखिए
ये देखिए ये टर्मिनल ए हो गया, ये टर्मिनल क्या हो गया, बी हो गया। इसमें करंट आई होगा, इसमें भी करंट आई हो गया। ये रेजिस्टेंस R1 हो गया, रेजिस्टेंस R2 हो गया, रेजिस्टेंस R3 हो गया। इसमें जो करंट फ्लो हो रहा I1, इसमें करंट फ्लो हो रहा I2 और इसमें करंट फ्लो हो रहा है I3 हो गया। ठीक है। और इसके टर्मिनल पर जो पोटेंशियल है वह V ही रहेगा बच्चों। इसके भी टर्मिनल पर पोटेंशियल क्या रहेगा, V रहेगा। और इसके भी टर्मिनल पर पोटेंशियल V रहेगा। अब V क्यों रहेगा, क्या है खास बात, वो तो मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। फिलहाल आप यहां समझिए। आपने पिछले वाले और इसमें क्या खास बात देखा, आपने खास बात देखा कि सभी रेजिस्टेंस के जो टर्मिनल हो एक ही पॉइंट से जुड़े। देखिए पॉइंट ए से जुड़ गया ना, R1 R2 R3 का टर्मिनल, और दूसरा टर्मिनल पॉइंट बी, यानी एक ही पॉइंट से जुड़ गया। और ये हमारा आपको तो सेल या बैटरी है ही है, बैटरी है ही है, तो यहां से करंट जाएगा। और ये देखिए इसको तीन रास्ते मिल गए, 1 2 3 रास्ते मिल गए। तो तीन रास्तों में ये डिवाइड हो गया। तीन रास्तों में जैसे आप जा रहे हो कहीं पे तो आपके सामने तीन रास्ते आ गए हैं, तो आपको किस रास्ते पे चलना है, यू आर ऑन द सिंगल बॉडी। तो सिंगल बॉडी है तो किसी एक रास्ते पे आप चले जाओगे। लेकिन ये करंट है, करंट क्या होता है, वो डिवाइड होता है। तीन पार्ट में क्या होगा, डिवाइड होगा। तो डिवाइड होने पर पहले वाले रेजिस्टेंस में I1 करंट गया, R2 में I2 गया और R3 में I3 करंट गया। सभी गए और जाने के बाद पॉइंट ए पर यहां से डिवाइड हुआ, फिर पॉइंट बी पर तीनों आकर के मिल करके नेट करंट की वैल्यू I का फॉर्मेशन करेंगे। अब यहां पर भी हम लोग क्या यहां पे ऑब्टेन करेंगे बच्चों, हम लोग यहां पर जो है ओम्स लॉ को अप्लाई करेंगे। लेकिन ओम्स लॉ अप्लाई तो होगा, लेकिन यहां थोड़ा सा हम लोग अलग अलग करंट की वैल्यू को फाइंड करेंगे यहां पे। तो फॉर R1 में V1 इक्वल टू IR1 लगेगा, लेकिन हम यहां से यहां पर क्या करेंगे बच्चों, पोटेंशियल सेम होगा। तो I1 की वैल्यू हम लोग को निकलेगी, क्या मिलेगी, I1 की वैल्यू। तो यहां से क्या होगा, I1 इक्वल टू V अपॉन R1 हो जाएगा। दिख रहा ना। अब उसी तरीके से यहां पर I2 की वैल्यू, और I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2 हो गया। ठीक है। और इसी तरीके से I3 यहां पे, और I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3 हो गया। सो दैट टोटल करंट इन दिस सर्किट, टोटल करंट क्या होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 और प्लस I3। टोटल करंट कितना होगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा। तो I1 का वैल्यू कितना हो गया, V अपान R1 प्लस V अपान R2 प्लस V अपान R3 हो जाएगा। अब यहां से हम लोग डायरेक्ट भी कर सकते हैं। चलिए अच्छा, एक स्टेप पर V को कॉमन ले लिया तो क्या हुआ, 1 अपान R1, 1 अपान R2, 1 अपान R3 हो गया। क्लियर हुआ। ओके बच्चों, डायग्राम बना करके पॉज करके डायग्राम बना के इतना नोट करिए आप लोग, ये पूरा नोट करिए। ठीक है, ओके, आप इतना पूरा नोट करिए। और नोट करने के बाद मैं इधर मिटा रहा हूं, इसके बाद कंटिन्यू करते हैं। इधर देखिए अब यहां से और हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताइए। बी क्रॉस मल्टीप्लाई के नीचे आ जाएगा, तो यहां पे बताइए क्या होगा, I अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3। फिर यहां पे इफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज कैपिटल R, so that V upon I इक्वल टू R, तो और I अपॉन V इक्वल टू 1 by R, so that यहां पे हम लोग का
आई अपॉन वी है, आई अपॉन वी इक्वल टू 1/r हो गया। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1/r इक्वल टू 1/r1, 1/r2, 1/r3। ये देखिए, ये आपको पैरेलल कॉम्बिनेशन का फार्मूला ऑब्टेन हो गया। तो अभी मैंने कहा था इसमें हम खास बात बताएंगे। खास बात क्या है बच्चों, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस पोटेंशियल इज सेम ऑन ईच रेजिस्टेंस बट करंट इज डिफरेंट। करंट क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो नोट में हम लोग डाल करके यहां पे लिखेंगे, पॉज करके फट से नोट करिए और नोट में डाल करके लिखिए। लिखिए, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, in parallel combination of resistance, in parallel combination of resistance potential is same, potential is same on each resistance, potential is same on each resistance but current is different, but current is different, but current is different on each resistance, but current is different on each resistance। ठीक है बच्चों, तो ये आपको यहां पे समझ में आया, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ओके, तो अगला टॉपिक आते हैं बच्चों। एक क्लियर हो गया सबका, नोट नोट्स में लिख लिया आपने। चलिए अगला हेडिंग डालिए। अगला हम लोग टॉपिक आते हैं, अगला हेडिंग है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। देखिए, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, जूल्स ने क्या बताया, पहले आप ऐसे समझ लीजिए कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है, जूल्स ने क्या कहा कि अगर किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो वहां से क्या डेवलप होता है, हीट डेवलप होता है। करंट फ्लो होगा, किसी कंडक्टर में करंट फ्लो होगा। देखिए, आप कुछ देर तक समझिए, जैसे लगातार अगर पंखा चल रहा बहुत देर तक, तो आप उसके जो इंसुलेटेड होता है तार, उसको टच करिए तो हल्का हल्का गर्म होगा। तो बिल्कुल जूल ने यही कहा कि किसी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होगा तो वहां से क्या डेवलप होगा, हीट डेवलप होगा, एनर्जी वहां से रिलीज होगी। और वो जो एनर्जी रिलीज होगी किस फॉर्म में होगा, हीट के फॉर्म में होगा। तो यही जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है, यही जूल्स लॉ ऑफ क्या है बच्चों, हीटिंग हो गया। तो उन्होंने क्या किया, जूल्स ने, कि एक कंडक्टर लिया। देखिए, एक ऐसे कंडक्टर ले लिया, पीक्यू कंडक्टर ले लिया, जिसका रेजिस्टेंस क्या है, आर है, और उसको वही बैटरी या सेल से जोड़ दिया जो मैंने आपको बताया। ये देखिए, बैटरी या सेल से यहां पर जोड़ दिया, निगेटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, बैटरी हो गया, करंट हो गया आई। ये करंट यहां फ्लो हो रहा है, ये टर्मिनल PQ हो गया। यानी PQ के टर्मिनल पर हमने रेजिस्टेंस R को जोड़ दिया और यहां पर किसको जोड़ दिया, बैटरी को जोड़ दिया। क्लियर। अब यहां पर ध्यान दीजिए, तो इसका मतलब जब इसके अंदर करंट फ्लो होगा तो जाहिर सी बात है क्या डेवलप होगा बच्चों, हीट डेवलप होगा। बोलो, क्या डेवलप होगा, हीट डेवलप होगा। तो उन्होंने, जूल्स ने यही कहा कि व्हेन करंट फ्लोइंग एनी कंडक्टर देन हीट इज डेवलप इन दिस कंडक्टर। यही आपका क्या है, जूल्स हीटिंग है, और इसका फार्मूला है। तो पहले थोड़ा सा डायग्राम बना लीजिए ये, और इसके टर्मिनल पर जो है पोटेंशियल क्या होगा, वी ही रहेगा। यहाँ पे वी पोटेंशियल डेवलप कर दिया, और यहां पर आप इसको एक काम करिए, हेडिंग आपका जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग है। तो इसमें लिखिए थोड़ा सा स्टेटमेंट, छोटा सा स्टेटमेंट लिखिए। लिखिए अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, लिखिए अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड, when electric current is passed through a conductor, comma, electric energy is converted into heat energy. Electric energy is converted into heat energy.
इनटू हीट एनर्जी। ओके, अब जरा देखिए डायग्राम बना करके जो मैंने स्टेटमेंट बोला उसको। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा हम ये बता रहे हैं, ध्यान से समझो कि अगर Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है थ्रू पोटेंशियल V, तो उस समय वर्क डन कितना होगा। तो यहां पे लिखिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं कि इफ Q अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोज थ्रू अ potential difference V, then work done is कितना होगा वर्क डन। पोटेंशियल का फार्मूला क्या था बच्चों, V इक्वल टू W बाई Q, और W इक्वल टू क्या होगा, V इंटू Q हो जाएगा। बोलो ओके। बट चार्ज पढ़ा है मैंने, Q इक्वल टू आई टी होता है कि नहीं, बोलिए। इसमें जो करंट फ्लो रहा है कैपिटल आई कर लीजिएगा, ताकि यहाँ पे स्मॉल भी कर सकते हैं कैपिटल, लेकिन कैपिटल करके चलिए। आई Q इक्वल टू क्या होता है, आई टी, सो दैट W इक्वल टू क्या हो गया, V आई टी। W इक्वल टू क्या हो गया, V आई टी हो गया। ठीक है बच्चों। अब उसके बाद देखिए हम लोग क्या अप्लाई कर देंगे, ओम्स लॉ। इसके बाद यहां देखिए, यहां मैं सॉल्व कर रहा हूं अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अकॉर्डिंग ACC का मतलब अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, सो दैट यहां V इक्वल टू आई आर होता है, यहां रख देंगे आई आर, सो दैट क्या होगा W, और V की जगह क्या रखेंगे, आई आर, और आई टी पहले से है, आई टी पहले से है, तो क्या होगा W इक्वल टू आई मिलकर के आई स्क्वायर आर टी। देखिए आपके सामने वर्क मिल गया। वर्क ही तो एनर्जी होता है, एनर्जी ही तो हीट होता है। इसका मतलब ये जो वर्क मिला है, दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। तो यहां लिख सकते हैं दिस वर्क इज कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी, सो दैट, तो W की जगह H हो जाएगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, H इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर आर टी होगा, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी हो गया। तो आप इसमें क्या क्या कंडीशन देख रहे हैं कि जो हीट है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट स्क्वायर है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस स्क्वायर है, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम है। तो ये जो एबव इफेक्ट आया, यानी जो एबव फार्मूला आया है, यही आपका क्या है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट कहलाता है। तो ये जो आपके सामने कौन कौन सा करंट ज्यादा फ्लो होगा तो हीट डेवलप होगा, रेजिस्टेंस होगा, दिस इज जूल्स हीटिंग इफेक्ट, यानी दिस इज जूल्स लॉ। इसको यहां जूल्स लॉ भी कह सकते हैं। यही जो फार्मूला ऑब्टेंड हुआ है, दिस इज जूल्स लॉ, यही जूल्स लॉ है कि हीट जो है करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर का, हीट जो है रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और हीट जो है टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इसे एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुए, यही आपने जूल्स ने यही बताया था। ओके, नोट कर लीजिए पूरा पॉज करके, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। अब बच्चों मैं आपको एक ऐसा कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं, शायद ही कहीं आपको मिला होगा, और आप उसको बहुत ही ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि मैं यहां पे जो बुक में आपका दिया मैं उसके आधार पे नहीं, मैं थोड़ा अपने कॉन्सेप्ट बताता हूं, उसको ध्यान से समझिए। ठीक है, इसको पॉज करके नोट लीजिए। अब देखिए हेडिंग डालिए कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इन सेंस उसमें फार्मूला है बच्चों, फार्मूले के बेस पर हम इसको यहाँ पे बताएंगे, जरा ध्यान से देखिए। एक हम छोटा सा चार्ट बना रहे हैं, उसको बहुत ही ध्यान से बच्चों समझिएगा, कॉन्सेप्ट डाल करके, हाँ कॉन्सेप्ट डाल करके तब इसको बनाइए। कॉन्सेप्ट इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये आपको कोई नहीं बताएगा, समझ रहे ना, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा।
वो थोड़ा सा कैमरे का अलाइनमेंट नहीं ठीक है, इसलिए थोड़ा टेढ़ा है, आप सीधा बनाइएगा, ठीक है। कोशिश करता हूँ एक बार थोड़ा सा और सीधा कर दूं, कोशिश करते हैं। चलिए, थोड़ा बहुत अलाइनमेंट सही हुआ। इसमें 3 पार्ट होंगे। ये देखिए, पहला है बच्चों वर्क और एनर्जी, W इज इक्वल टू। दूसरा है बच्चों पावर, तीसरा है हीट, ठीक है। H हो गया, पावर हम लोग का क्या हो गया, P हो गया। अब V इक्वल टू जो होता है वो W अपॉन Q होता है। V इक्वल टू जो होता है वो W अपॉन Q, W इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू Q हो गया, ठीक। और Q इक्वल टू क्या होता है, IT, तो इसकी जगह फार्मूला हो गया VIT। ध्यान से देखते जाओ। और V इक्वल टू क्या होता है बच्चों, IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो इसकी जगह रखो तो क्या मिल गया, I स्क्वायर RT। एक फार्मूला और बनेगा हमारा इसी वजह से। और I इक्वल टू होता है I इक्वल टू V बाई आर, V इक्वल टू V, यहां से देखो V इक्वल टू होता है IR, तो I इक्वल टू क्या होगा, V अपॉन R, तो यहां से हो गया V अपॉन R, V अपॉन R हो गया। इस सीक्वेंस समझिए, इसकी जगह रखोगे तो आएगा V स्क्वायर बाई R इंटू टी। ये फार्मूला मिल गया। फिर से समझो, पोटेंशियल का मैंने फार्मूला क्या बताया था, पोटेंशियल का बताया था W इक्वल टू वी क्यू, V इक्वल टू W बाई क्यू, तो W इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू क्यू, W इक्वल टू क्या हो गया, V इंटू क्यू, Q इक्वल टू क्या हो गया, IT, यहाँ पे Q की जगह IT गया तो VIT हो गया। V इक्वल टू IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, तो V की जगह रखा IR, एक I और एक I पहले से, तो I स्क्वायर RT हो गया। और उसके बाद क्या है, I इक्वल टू V अपान R हो गया, तो यहाँ पे स्क्वायर करेंगे, V स्क्वायर अपान एक R से R कैंसिल होगा, V स्क्वायर बाई R इंटू टी हो गया। पावर इक्वल टू होता है बच्चों W अपॉन टी, वर्क अपॉन टाइम। तो ये सब वर्क के ही तो फार्मूले हैं, या हीट के ही तो फार्मूले हैं। इसको टी से डिवाइड कर देते तो हमको पावर मिल जाएगा, यानी वी क्यू अपॉन टी। टी से इसको क्या कैंसिल हो गया, v इंटू आई। टी से इसको डिवाइड किया तो क्या हो गया, आई स्क्वायर आर। टी से यहां डिवाइड हो गया तो वी स्क्वायर बाई आर। ये आपको फार्मूले बुक में मिलेंगे, लेकिन ये टेक्निक नहीं कोई बताएगा। हीट जो होता है, देखिए बच्चों, ये वर्क है तो इसका जो यूनिट होगा, एक कॉलम हम बना देते हैं यहां पर, इसका यूनिट का, ये यूनिट, इसका जो यूनिट होगा जूल है, एनर्जी है तो क्या होगा जूल। ये वाट हो जाएगा, पावर का क्या होता है वाट, और ये होता है कैलोरी, क्या होता है कैलोरी, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनो, कैलोरी में आएगा तो हीट, ये सब हीट के ही तो फार्मूले हैं। अगर इसको हम 4.18 से डिवाइड कर दें, क्यों डिवाइड कर रहे हैं अभी बताते हैं। इसको भी डिवाइड करना 4.18 से, आई स्क्वायर आर टी को भी डिवाइड करना है 4.18 से, और v स्क्वायर बाई आर इंटू 4.18 इंटू टी से डिवाइड करेंगे। क्यों डिवाइड करेंगे बता रहा हूं, क्योंकि ये कैलोरी है और वो जूल है। फिर से समझो, ये ऊपर का सीक्वेंस समझ में आया सबको, ये कहीं बेटा मिलेगा नहीं, किसी भी बुक में खोज लेना, ये कॉन्सेप्ट मैंने बनाया है। और पावर इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है, ये सब वर्क के ही तो फार्मूले हैं। अगर इसको हम टी से डिवाइड कर दे तो हमको क्या मिल जाएगा, पावर मिल जाएगा। हीट जो होता है वो बेशक वर्क होता है, लेकिन हीट का जो यूनिट होता है वो कैलोरी होता है, और वर्क का यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो यहां पे लिख सकते हैं कि 1 जूल, ठीक है। यहां पे ध्यान देंगे अभी थोड़ा सा, तो बच्चों ये मैं आपको बताना चाह रहा था, जरा ध्यान दीजिए। 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है, या अप्रोक्सीमेटली 4.2 जूल होता है। फिर से समझो, मैंने क्या कहा,
1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 जूल होता है, अप्रॉक्सीमेटली 4.2 जूल होता है। ठीक है, इसीलिए ये हमारे जितने भी वर्क के फार्मूले हैं, अगर इसको 4.18 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा कैलोरी में बदल गया। तो आपने देखा कि आपने कुछ आज अलग टाइप के कॉन्सेप्ट को पढ़े और आपने समझा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये पूरा समझ में आया होगा। और बस थोड़े से और टॉपिक हैं, मैं अब नेक्स्ट वीडियो में देख करके फिर तुरंत मैं न्यूमेरिकल चालू कर दूंगा और 2-3 टर्म इसका न्यूमेरिकल लूंगा, तो आपका ये चैप्टर आपका फिनिश हो जाएगा। यानी फर्स्ट चैप्टर आपका इलेक्ट्रिसिटी आपका कंप्लीट हो जाएगा क्लास 10th का। तो इसलिए डे बाय डे हम लोग पढ़ते चलेंगे, कंटिन्यूअसली हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। परेशान मत होइए, नोट्स बनाइए, ज्यादा से ज्यादा न्यूमेरिकल करिए और कॉन्सेप्ट को समझते चलिए। और इस वीडियो को आप शेयर भी करिए, सब्सक्राइब तो जरूर करिए, ताकि मेरा हौसला बढ़े। मेरा हौसला बढ़ भी रहा है आप लोगों के सहयोग से। ज्यादा से ज्यादा आप लोग सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, व्यूज भी कर रहे हैं, तो इससे मेरा हौसला बढ़ रहा है और मैं कोशिश कर रहा हूं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट को आपको बता सकूं। तो इस वीडियो को देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद।